हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के लेक्चर में, जहां पे हम मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने इस इनिशिएटिव में अब से प्रीवियस ईयर मेंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। और ये पर्टिकुलर सीरीज जो है वो है GS1 की सीरीज। इस सीरीज में अभी तक हमने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। 2013 से लेके 2018 तक के जितने क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर के डोमेन से जो पूछे जाते हैं, उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर के बाद हमने स्टार्ट किया मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मॉडर्न इंडिया मेंस के लिए है, वो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, गांधीयन फेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड हमने कई सारे मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। हमने एनालाइज किया कि किस डोमेन से पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चन है या फिर महात्मा गांधी की तब के थॉट्स की सिग्निफिकेंस प्रेजेंट डे में है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके बाद हम गए रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो दो क्वेश्चन है हमने उनको भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज फ्रीडम स्ट्रगल में आई, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी, उससे रिलेटेड भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया जो यूपीएससी ने पूछा, और इसमें क्या अप्रोच हम फॉलो कर सकते थे, हमने वो चीज़ डिस्कस की। तो आज हम फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं जो कि पूछा गया था 2017 में। और ये क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग करता है ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो एक तरह से कुछ एस्पेक्ट्स थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्रिपलिंग ऑफ रूरल इकोनॉमी, जिसको हमने अपनी स्थापना की सीरीज में भी समझा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने जो स्थापना में चीज़ें समझी, हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़े। ट्राइबल रिवोल्ट्स का मेजर कारण था क्रिपलिंग ऑफ रूरल इकोनॉमी, और उसका मेजर कारण रूरल इकोनॉमी क्यों क्रिपल हुई, क्योंकि फॉल्टी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो थे वो एक तरह से ब्रिटिश ने लागू किए थे। उसकी वजह से आर्टिसंस को बहुत नुकसान हुआ, और उसका नुकसान जो था वो रूरल इकोनॉमी को एक तरह से क्रिपल करने में उसने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई। वो सारी चीज़ें हमने जो स्थापना के इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर में समझी, उन सारी चीज़ों को जो हमने समझा है वो हम मेंस के आंसर को भी सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2017 में पूछा गया था। आपको 250 वर्ड्स में इसका आंसर करना था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। ये 250 वर्ड्स में आपने आंसर लिखना था। ठीक है, तो वर्ड्स की सफिशिएंट लेवरेज आई गेस है यहाँ पे। ठीक है, जब 200 वर्ड्स या 150 वर्ड्स का क्वेश्चन होता है तब हमें थोड़ा कंस्ट्रेंट में रहना पड़ता है, लिमिटेशंस में रहना पड़ता है। बट 250 वर्ड्स में आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन का हम एक आंसर काफ़ी कंफर्टेबली लिख सकते हैं। तो चलिए, क्या आंसर हमें लिखना है, इससे इसको एनालाइज करने के लिए हम इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डायरेक्टिव है सबसे पहले वो है एग्जामिन हाउ। तो ये क्या है, ये कंपाउंड डायरेक्टिव है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा डिफिकल्ट है। जब एग्जामिन वाला डायरेक्टिव आता है, सबसे डिफिकल्ट डायरेक्टिव जो जनरली माना जाता है वो एग्जामिन डायरेक्टिव को माना जाता है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन करते हैं वो होती है कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे। आप खुद देखिए, आप जब आंसर राइटिंग करते हैं मेंस में, जब आप आंसर लिखेंगे, आपके आंसर को एग्जामिनर ने एग्जामिन करना है। तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही मार्क्स, अपने सब्जेक्टिवली मार्क्स तो दे नहीं सकता कि किसी का पेपर अच्छा लगा तो उसने उसको मार्क्स ज़्यादा दे दिए, किसी का पेपर चेक करते वक्त उसका मूड खराब था तो उसको कम मार्क्स दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे सेट पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे बच्चों को, कैंडिडेट्स को मार्क्स मिलते हैं। ये पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? ये पैरामीटर्स हो सकते हैं आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है, आपकी वर्ड लिमिट एक पैरामीटर हो सकती है कि जिसने शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में बहुत ही अच्छा आंसर लिख दिया तो उसको शायद एक्स्ट्रा एडवांटेज वहाँ पे मिल जाए। ये पैरामीटर हो सकते हैं कि किस तरह की आपने इंट्रोडक्शन कैसी थी, आपकी कंक्लूजन कैसी थी, क्या पॉइंट्स आपने कवर किए या मिस आउट किए। ठीक है, तो जब भी एग्जामिन डायरेक्टिव आता है, हमने एग्जामिनेशन करनी होती है विद रेफरेंस टू सर्टन पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामीटर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन डायरेक्टिव जब आता है तो पैरामीटर्स जरूरी होते हैं वहां पे, और इन पैरामीटर्स के बेसिस पे जब आप एग्जामिन करते हैं तो वहां पे क्या आएगी, आपकी इन्फ्रेंस भी आएगी। तो जब भी एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन आए तो दिमाग में पैरामीटर सेट होने चाहिए कि किन पैरामीटर्स पे मैं फलाना फलाना स्टेटमेंट को या फलाना फलाना सिचुएशन को एग्जामिन करने वाला हूं, और उन एग्जामिनेशन के करने के बाद उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि वो पैरामीटर्स पे आपने कुछ आइडेंटिफिकेशंस की, वो आइडेंटिफिकेशंस क्या बता रही हैं वो भी आपने बतानी है इन्फ्रेंस में, जो कि आप एक तरह से कंक्लूजन में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जामिन अकेला तो ठीक है, लेकिन एग्जामिन के साथ लगा हुआ है हाउ। जब हाउ डायरेक्टिव आता है तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमको प्रोसेस बताना पड़ता है। ठीक है, यहां पे की चीज जो बन जाती है, मेजर चीज जो बन जाती है वो प्रोसेस बनता है। जैसे
हाउ आर कार्स मैन्युफैक्चर्ड, जब आपसे कोई ये सवाल पूछे कि हाउ आर कार्स मैन्युफैक्चर्ड या फिर हाउ अ पेन इज मैन्युफैक्चर्ड, तो आप सारा प्रोसेस बताएंगे एंड टू एंड कि सबसे पहले इसके पहियों को बनाया जाता है, पहियों के ऊपर चस्सी लगाई जाती है, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि कार कैसे प्रोसेस होती है, लेकिन जब हाउ पूछा जाए तो आपने इस तरह से प्रोसीड करना होता है कि यू हैव टू टेल द एंटायर प्रोसेस, कि दरवाजे लगे, उसके ऊपर उसकी छत लगी, वहाँ पे सीटें फिक्स हुई और ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो ये सारा प्रोसेस बताया। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चन में है एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड रूरल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कंपाउंड डायरेक्टिव जो है इसमें आपने पैरामीटर्स के कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे ये प्रोसेस बताना है कि ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री जो थी वो जो डिक्लाइन हुई, आप सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री जो ब्रिटिश इंडिया कॉलोनियल इंडिया से पहले थी उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया जब ब्रिटिश आए, उस डिक्लाइन की वजह से कुछ ऐसे इंपैक्ट हुए रूरल इकोनॉमी पे कि रूरल इकोनॉमी भी क्रिपल हो गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस बताते वक्त आपने कुछ पैरामीटर्स की टर्म्स में ये चीज बतानी है जिससे कि आप एग्जामिन भी कर रहे हैं और हाउ दोनों डायरेक्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की डिमांड है, आपने ये प्रोसेस बताते हुए कुछ पैरामीटर्स की लाइट में, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आपने इस प्रोसेस के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आंसर को डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। ठीक है, इसमें जो बॉडी बनेगी उसके 2 पार्ट्स होंगे, उसको अभी हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको ब्रीफली बताना पड़ेगा कि आर्टिसन इंडस्ट्री यूरोपियंस के आने से पहले किस तरह से ऑपरेट करती थी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कीवर्ड है कॉलोनियल इंडिया। हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल द रूरल इकोनॉमी, मतलब कॉलोनियल इंडिया से पहले वो ठीक था सब, लेकिन कॉलोनियल इंडिया जब बना, ब्रिटिश जब आए, यूरोपियंस जब आए, तब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। तो इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि थोड़ा सा आप जरूर एक ग्लिम्स दें कि यूरोपियंस के आने से पहले जो था वो क्या प्रोसेस था, यूरोपियंस के आने के बाद ऐसा क्या हुआ, उसने रूरल इकोनॉमी पे अपना क्या इंपैक्ट डाला। ठीक है, तो ये काफी अच्छी अप्रोच रहेगी और हिस्ट्री के क्वेश्चन में अगर आप बैकग्राउंड देते हैं तो काफ़ी अच्छी अप्रोच मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप आर्टिसनल इंडस्ट्री बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो है वो किस तरह से थी उसके बारे में आप ब्रीफली बता सकते हैं। इसके बाद जब आप बॉडी अपनी लिखेंगे, बॉडी को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और ये यहाँ पे काफ़ी आसान रहेगा क्योंकि 250 वर्ड्स का आंसर है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए तो आप 30 से 40 या 20 से 30 वर्ड्स एलोकेट कर सकते हैं। तो बॉडी के 2 पार्ट्स के लिए आपके पास लगभग 80 से 85 वर्ड्स फॉर ईच पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो आपने पहले इसमें बताना है कि डिक्लाइन ऑफ आर्टिसनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री किस तरह से हुई ब्रिटिश के आने से। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इसका डिक्लाइन इनिशिएट करवाया, ये बताने के बाद जैसे जैसे ये डिक्लाइन हुआ ऐसे कौन से पैरामीटर्स आए जिन्होंने रूरल इकोनॉमी को क्रिपल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने हाउ भी बता दिया और एग्जामिन भी कर लिया और ये सारे पॉइंट्स खोलने के बाद आप जितने पॉइंट्स आपके थे उनको आपने क्या कर दे दी, एक क्लोजर दे दी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होलिस्टिक होगा, कंप्लीट होगा, क्रिस्प होगा और एग्जामिनर इसको अप्रिशिएट करेगा। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स थोड़ा, ठीक है, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे कि इसको ब्लैंक छोड़ने की बजाय इसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखना है आपने और जितना पॉसिबल हो सके आपने अपने आंसर को इस प्रकार लिखना है कि वो यही लगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ गलतियां जो हो सकती हैं, पिटफॉल्स यानी कि इसके जो हैं उनको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मेयर फोकस यानी कि सिर्फ अगर आप फोकस करेंगे कि रूरल इकोनॉमी कैसे क्रिपल हो गई और आपने लिंकेज, आपने रिलेशन नहीं बताया कि ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री के डिक्लाइन की वजह से रूरल इकोनॉमी क्रिपल हुई, तो अगर आपने ये लिंक नहीं दिखाया, ठीक है, आपके ये पॉइंट्स आपने नहीं दिखाए कि दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, उस केस में आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो आप अटेन कर सकते थे आपके आंसर को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो कंप्लीट मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करना, आपने लिंक्स जरूर दिखाने हैं, चाहे 1 या 2 पॉइंट्स के लिंक्स दिखाएं लेकिन दिखाएं जरूर। ठीक है, इसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू पोर्ट्रे हाउ रूरल इकोनॉमी वाज डूइंग फाइन बिफोर ब्रिटिश ब्रीफली, और ये हम कहाँ कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप जानते हैं कि जब हमने अच्छा आंसर लिखना है उसकी 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, नंबर 1 इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। इंटरप्रिटेशन अगर आप ढंग से करेंगे तभी तो आपको उसकी डिमांड पता लगेगी, तभी आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तभी आपको पता रहेगा कि पूछ क्या रहा है और आप आंसर अपना अकॉर्डिंग ले रखें। इंटरप्रेट अगर ढंग से कर लिया लेकिन आपको उस आंसर की नॉलेज नहीं है, उस आंसर के कंटेंट्स की नॉलेज नहीं है, तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए आपको कोर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और कोर नॉलेज अगर कंडेंस्ड फॉर्म में होगी तो आप उसको बहुत ही अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिटेन कर सकते हैं और एग्जाम में फटाफट अपना पेन चला के अपने आंसर को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपकी कोर कंडेंस नॉलेज के लिए आपके सामने ये
हमने फ्लो चार्ट सा एक बना के रखा है, ठीक है। इसमें हम दो फ्लो चार्ट्स हैं आपके सामने बेसिकली। एक में हम बताएंगे कि ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री की डिक्लाइन होने का कारण क्या था, और इस डिक्लाइन की वजह से रूरल इकोनॉमी पे ऐसे क्या इंपैक्ट पड़े कि वो भी क्रिपल होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो दोनों डायग्राम्स को समझ के हम अपनी कोर नॉलेज को कंडेंस फॉर्म में रखते हैं, और इसके बाद हम इसको यूज करेंगे आंसर लिखने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या फैक्टर्स थे ब्रिटिश के आने के बाद, क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो एनेक्स होनी स्टार्ट हो गई। तो आप सब जानते हैं, आपने एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा कि गंधारा आर्ट वॉज पेटर्नाइज्ड बाय सर्टन डायनेस्टी, मथुरा आर्ट वॉज पेटर्नाइज्ड बाय सर्टन अदर डायनेस्टी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इसमें जब इसमें पॉइंट ये है कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो राज रजवाड़े थे, जो रॉयल किंगडम्स थे, वो आर्टिसंस को पेट्रनेज देते थे, ठीक है, अपने काम करवाते थे, और वो उनकी आमदनी का, आर्टिसंस की आमदनी का एक बहुत बड़ा सोर्स था। जब ब्रिटिश ने इन प्रिंसली स्टेट्स को एक्वायर कर लिया, एनेक्स कर लिया, तो ये प्रिंसली स्टेट्स क्या हो गए, खत्म। अब इनकी जो डिमांड थी इंडियन आर्टिफैक्ट्स की, सुपीरियर क्वालिटी के आर्टिफैक्ट्स की, वो भी खत्म हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस थे, उनकी आमदनी का एक बहुत मेजर सोर्स जो था वो खत्म हो गया। उसकी वजह से दे वर फोर्स टू डू समथिंग एल्स, दे वर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयड तो वो रह नहीं सकते, कुछ और उनको करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ा और किस तरह से उसने रूरल इकोनॉमी को क्रिपल किया, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की वजह से आर्टिसंस दे स्टार्टेड टू लूज देयर जॉब्स। सेकेंडली फ्रेंड्स, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ टेस्ट। तो आप सब जानते हैं कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए, ठीक है, एक बहुत फेमस कोट है दैट ब्रिटिश वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वर इंडियन इन रेस एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, ठीक है। यानी कि वो देखने में तो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, लेकिन वो इंग्लिश जानते हैं, उनके शौक ब्रिटिश जैसे हैं, वो सूट बूट पहनना पसंद करते हैं, कोट पहनना पसंद करते हैं, जो कि मैनचेस्टर से आता है, ठीक है। इंडिया में खादी के कपड़े चलते थे, उसका उनको कोई लेना देना नहीं है, वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स में विश्वास रखते हैं। तो ऐसी क्लास क्रिएट करने से ब्रिटिश क्या चाहता था कि अपने चीप मशीन मेड गुड्स को इंडिया में प्रमोट करे, इंडियंस वो खरीदें, और इंडिया की वेल्थ इंग्लैंड में जाए, ठीक है। तो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ टेस्ट ये डेवलप करवाने में ब्रिटिश कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे, और इस वजह से भी क्या हुआ कि जो इन इंडियंस की जो क्लास थी, स्पेशली जो बुर्जुआ क्लास थी, उनको अब ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स पसंद आना स्टार्ट हो गए। इंडियन आर्टिफैक्ट्स की, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड कम हो गई, और उसने भी क्या किया, इट मेड अ डेंट ऑन द इनकम ऑफ आर्टिसंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिक्लाइन ऑफ आर्टिसंस बिगैन, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, प्रोलिफरेशन ऑफ इंडियन मार्केट्स। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ टेस्ट और प्रोलिफरेशन ऑफ इंडियन मार्केट जो है वो हैंड इन हैंड चलता है, ठीक है। एक तरफ तो उनको शॉक पैदा कर दिया, दूसरी तरफ इंडियन मार्केट्स को पूरा फ्लड कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया। जितने इंग्लैंड से गुड्स आ रहे हैं हमारे, वो इतने सस्ते हैं कि आर्टिसंस के जो खुद हाथ से बनाए गुड्स हैं वो वैसे ही अनकम्पिटिटिव हो गए, वो इतने महंगे हैं कि ज़्यादातर लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे, खरीद ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस वजह से भी आर्टिसंस देवर अगेन रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड, देवर रेंडर्ड विद वेरी मीगर सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ये भी इसकी वजह से भी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया इंडियन आर्टिसन इंडस्ट्री का। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जब ये 3 पॉइंट्स जो हैं, नंबर 1 एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ टेस्ट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ इंडियन मार्केट्स, इनकी वजह से जो आर्टिसंस थे उनकी लोकल डिमांड, उनके प्रोडक्ट्स की लोकल डिमांड जो थी वो लगभग खत्म हो गई। लेकिन इनकी डिमांड जो थी वो विलायत में मौजूद थी, अभी भी वेस्ट में, ब्रिटिश में। उनके कुछ कारपेट्स की जैसे सपोज, या फिर उनके कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की वो डिमांड अभी भी इंग्लिशमैन को पसंद थी, ठीक है, उनका एक टेस्ट था, तो वो अभी भी डिमांड थी। तो आर्टिसंस के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो अब अपने प्रोडक्ट्स फॉरेन में सेल करना स्टार्ट कर दें टू अर्न सम लिविंग, ठीक है। इसके लिए अब क्योंकि आर्टिसंस के पास तो इतना पैसा नहीं है, ना ही इतना उनका नेटवर्क है कि वो खुद ही जाके फॉरेन में सेल करना स्टार्ट करें, तो उनको डिपेंड होना पड़ा मर्चेंट्स के ऊपर, ठीक है। जब मर्चेंट्स के ऊपर वो डिपेंड होना स्टार्ट हुए, मर्चेंट्स ने उनको उनके प्रोडक्ट्स को फॉरेन में सेल करना स्टार्ट किया, तो मर्चेंट्स को ये पता लगा कि ये ऐसा धंधा करने में बहुत सारा मुनाफा है, ठीक है, और इस मुनाफे का वो नाजायज फायदा भी उठाना चाहते थे। तो एक तो उन्होंने जब फॉरेन में सेल किया तो जितना पैसा वो वहां पे इकट्ठा करते थे, आर्टिसंस को बराबरी का हिस्सा नहीं मिला, ठीक है। आर्टिसंस को भी काफी पैसा जाना चाहिए था, तो वो प्रॉपर हिस्सा वहां पे उनको उन्होंने नहीं दिया। ज्यादातर हिस्सा जो था, ये मिडलमैन जो आना शुरू हो गए थे, इन्होंने अपने पास ही रखना स्टार्ट कर दिया। सेकेंडली, मर्चेंट्स को पता लगा कि हर चीज का डुप्लीकेट बनाना आसान है, ठीक है, तो उन्होंने इतना सारा पैसा जब कमाना, धंधा वगैरह करना स्टार्ट कर दिया फॉरेन में कपड़ा वगैरह बेच के, तो उनके पास इतने पैसे आ गए कि उन्होंने अपनी मशीनें लगा दी टू मेक डुप्लीकेट इंडियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। और क्योंकि फॉरेनर्स को उनकी इतनी शार्प आई नहीं थी कि वो पहचान सके कि कौन सा जेन्युइन प्रोडक्ट है, कौन सा फॉरेन प्रोडक्ट, तो एक एडल्ट्रेशन का
कल्चर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ग्रेजुअली इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में डिटीरियोरेट होनी स्टार्ट हो गई और फॉरेनर्स का जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ट्रस्ट था वो गिर गया और इसने भी इंडियन आर्टिसनल इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत गहरी चोट लगाई। अब आर्टिसनल इंडस्ट्री पे इस सारी चोट की वजह से देवर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, देवर रेंडर्ड विद वेरी मीगर सोर्सेज ऑफ इनकम, तो उनको कुछ ऑल्टरनेट करना पड़ा था। और ऐसे में वो क्या करेंगे, ऐसे में वो उनके पास जो सबसे प्राइमरी ऑप्शन जो थी वो थी कि वो खेती बाड़ी करनी स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो हुआ क्या, एग्रीकल्चर में ऑलरेडी कई किसान ऑलरेडी एग्रीकल्चर कर रहे थे। अब आर्टिसंस इतने सारे जब एकदम से अनएम्प्लॉय होना स्टार्ट हो गए तो वो एग्रीकल्चर की तरफ आए, तो एग्रीकल्चर में क्या होनी स्टार्ट हो गई, ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर इज द बैकबोन, एग्रीकल्चर इज एंड एग्रीकल्चर वॉज एंड हैज ऑलवेज बिन द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। तो अब एग्रीकल्चर की जब ओवर क्राउडिंग होनी स्टार्ट हो गई तो उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है। देयर वर सो मेनी माउथ्स टू फीड विद वेरी मीगर सोर्सेज एंड कपल्ड विद फॉल्टी रेवेन्यू सेटलमेंट्स। लोगों के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो अपने रोजी रोटी एक तरह से अपना गुजारा कर सकें, ठीक है। ओवर क्राउडिंग कपल्ड विद फॉल्टी रेवेन्यू सेटलमेंट्स, इट लेफ्ट द पेजेंट्स एंड रूरल पीपल विद वेरी लिटल सोर्सेज ऑफ इनकम, देयर बाय लीडिंग टू वेरियस फैमिन्स, ठीक है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज आपके लिंक बनाएगी और ये लिंक आपके आंसर में नजर आना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा कि मिडलमैन काफी बढ़ गए। जब मिडलमैन बढ़ गए तो उसमें कई सारे मनी लैंडर्स पिक्चर में आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब जब एक तरह से ये भी कल्चर देखने को मिला था कि ब्रिटिश के आने से पहले बार्टर सिस्टम इंडिया में बहुत अच्छे से चलता था, ठीक है। फूड ग्रेन्स के बदले आप अपने आर्टिफैक्ट्स देते थे और उस फूड ग्रेन को फिर फर्दर अपने आर्टिफैक्ट्स या हैंडीक्राफ्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको खरीदने के लिए आप वो फूड ग्रेन्स यूज करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने अपने मशीन मेड गुड जब अपने इंडियन मार्केट में प्रोलिफरेट करना स्टार्ट किए तो उससे क्या हुआ, कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया, फूड ग्रेन्स की डिमांड कम होनी स्टार्ट हो गई। अब आर्टिसंस को कैश इकोनॉमी चाहिए थी, उसके लिए वो मनी लेंडर्स और बड़े मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और उससे भी क्या हुआ, फार्मर लोन, आर्टिसन लोन ये काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया और अल्टीमेटली क्या हुआ, रूरल इकोनॉमी के इसके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ा। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ आर्टिसंस तो एग्रीकल्चर में चले गए, कुछ आर्टिसंस क्या करते थे, उन्होंने अपनी रोजी रोटी तो अब कमानी है, वो क्या करते थे कि आसपास छोटे छोटे मिल्स होते थे, कॉटन मिल, शुगर मिल, ठीक है, या कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रीज होती थी, वहां पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने वहां पे काम करना स्टार्ट किया तो बीच में एक ऐसा फेज आया जहां पे यूएस और यूरोप में रिसेशन आ गया, ठीक है। आप सबने एनसीईआरटी अगर पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि काफी सारा इंडिगो जो यूएस वगैरह में चाहिए होता था तो वो इंडिया से ही जाता था, ठीक है। तो थोड़े मिसमैच होने की वजह से वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स की एक तो डिमांड कम हो गई या फिर क्या होता था कि एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो इन फैक्ट्रीज में, इन मिल्स में उतार चढ़ाव रहते थे डिमांड के, तो कभी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई तो जो आर्टिसंस हैं वो कंप्लीटली इन फैक्ट्रीज में अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये सेम आर्टिसंस सीजनली एग्रीकल्चर में काम करते थे टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स वो अब अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह से क्या हुआ, फार्म लेबर में काफी अनसर्टेनिटी आ गई कि जब एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत है तो ये सारे लेबर्स कहाँ हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और जब एग्रीकल्चर में बिल्कुल लेबर्स की जरूरत नहीं है तो फैक्ट्रीज ने इन्होंने इनको निकाल दिया और ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर हो गई है। तो इतनी अनसर्टेनिटी हो गई कि फूड ग्रेन्स की एकदम से शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई कि जब एग्रीकल्चर में लोगों की जरूरत है और लोग हैं नहीं तो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए नहीं, ठीक है। और जब जरूरत नहीं है तब इतने सारे लोग आ गए तो फूड ग्रेन्स की जरूरत चाहिए, ठीक है। तो शॉर्टेज इतनी सारी हो गई कि इंडिया ने जहाँ पे इतने हजारों साल की अपनी हिस्ट्री में फैमिन्स लगभग ना के बराबर देखे थे, तो इंडिया में फैमिन एक रेगुलर इवेंट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रूरल इकोनॉमी एक तरह से पूरा डिक्लेयर हो गया था कि वो पूरी तरह से क्रिपल हो चुकी है ब्रिटिश के आने की वजह से, जिसकी वजह से आर्टिसंस डिक्लाइन हुए और उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी भी क्रिपल हो गई। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने अपने आंसर में लिखना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में आप ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया किस तरह से काम करता था, किस तरह से ऑपरेट करता था, उसको हम लिख सकते हैं। तो हियर वी कैन राइट दैट बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया वाज लार्जली एन इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपने एनसीईआरटी से अगर पढ़ी है आपको ये पता होगा कि इंडियन प्रोडक्ट्स की बाहर बहुत डिमांड थी, ठीक है। इंडियन आर्टिफैक्ट्स इतने बनते थे, हैंडीक्राफ्ट्स इतने बनते थे कि वो सारे के सारे एक्सपोर्ट होते थे और एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी होता था इंडिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्कशॉप इसी वजह से इंडिया को कहा जाता था। द सुपीरियर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैड ह्यूज डिमांड नॉट ओनली विद इन इंडिया बट ऑल्सो इन फॉरेन लैंड्स। ऑल्सो India's traditional village economy was characterized by blending of agriculture and handicraft. This is very important phrase, friends. ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इसको अपने आंसर में अगर आप लिख रहे हैं इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही ब्लेंडिंग डिस्टर्ब हो गई थी ब्रिटिश के आने की वजह से, जिसने अल्टीमेटली रूरल इकोनॉमी को क्रिपल किया, ठीक है। डिस्टॉर्शन इन वन वाज बाउंड टू क्रिपल द अदर, आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने ब्रीफली
यहाँ पे बता दिया कि ब्रिटिश के आने से पहले क्या सिनेरियो था। अब जब ब्रिटिश आए, पहले आप बताएंगे कि कैसे ट्रेडिशनल आर्टिsanal इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हुई, ठीक है, कैसे, हाउ, और एग्जामिन करेंगे कि इसके डिक्लाइन होने की वजह से रूरल इकोनॉमी किस तरह से क्रिपल हुई। तो हमारा बॉडी का पार्ट 1 क्या कनेक्टिंग लाइन हम क्या दे सकते हैं, दैट विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश वेरियस फैक्टर्स इमर्ज्ड दैट लेड टू द डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल आर्टिsanal इंडस्ट्री, ठीक है। और ब्रैकेट में आप ये वर्ड यूज अगर करेंगे तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया में आना स्टार्ट हुए और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, अपनी पॉलिसीज को प्रमोट किया, तो उससे जो डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिsanal इंडस्ट्री है उस प्रोसेस को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। और क्योंकि जब हमसे क्वेश्चन में हाउ पूछा है, विच इज द डायरेक्टिव, हाउ में हमने प्रोसेस बताना है, और अगर हम उस प्रोसेस का नाम ही नहीं बताएंगे तो हम कैसे एडवांटेज लेंगे बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर, ठीक है। तो हम उस प्रोसेस का नाम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एग्जामिनर का ध्यान इस पे जाएगा और उसको पता लगेगा कि आपने इस डायरेक्टिव के साथ पूरा जस्टिस किया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्टार्ट करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ जिसकी वजह से इंडियन आर्टिफैक्ट्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। तो उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह से प्रिंसली स्टेट के एनेक्सेशन होने की वजह से जो उनका चीफ सोर्स ऑफ पेट्रनेज था वो चला गया, वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से आर्टिसंस क्या हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, और इसने ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया डिक्लाइन ऑफ आर्टिसनल इंडस्ट्री इन इंडिया को। इसके बाद वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन बर्जुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये लाइन जो लिखेंगे, इंडियन इन ब्लड एंड इंग्लैंड, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, इंग्लिश इन टेस्ट, इसको अंडरलाइन करना, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन बर्जुआ जो है उसमें आप ये मेंशन करेंगे कि ब्रिटिश इंडिया में एक ऐसी क्लास बनाना चाहते थे जो कि जिनके शौक जो थे वो ब्रिटिश जैसे थे, ताकि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंडिया में प्रमोट किया जा सके, ठीक है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्लास ब्रिटिश की मदद कर सके, ठीक है। तो इस वजह से इनके जो टेस्ट और इनकी डिमांड थी वो ज्यादा वेस्ट की तरफ इंलाइन हो गई रादर देन इंडिया की तरफ, और इस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड कम हो गई एंड ट्रेडिशनल इंडियन आर्टिसनल इंडस्ट्री इट फेस डिक्लाइन, ठीक है। तो ये है, और उसके ऊपर से जो प्रोलिफरेशन हुई चीप ब्रिटिश गुड्स की, इट रेंडर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव विच लेड टू इवन फर्दर डिक्लाइन ऑफ द इंडियन आर्टिसनल इंडस्ट्री। इसके बाद फ्रेंड्स आप एडल्ट्रेशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे ब्रीफली, ठीक है। और एज यू नो कि हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स थोड़े ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये आपका काम है कि आपने इसको कंडेंस करना है, ठीक है। तो ये सारे जो हमने यहाँ पे कहानी बताई है इसको आप अपने शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा कंडेंस करके लिख सकते हैं, और वही आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर है। तो आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए इस वीडियो लेक्चर के खत्म होने के बाद, पिकअप योर पेन्स एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर, कीपिंग इन माइंड द कॉन्स्टेंट ऑफ वर्ड्स दैट इज 250 वर्ड्स, ठीक है। तो अडल्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप ये बहुत आसानी से लिख सकते हैं, सारी कहानी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है वो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन वर्ड्स को कंडेंस करने के लिए अगर आप सिर्फ ये लिखें कि विद टाइम सेवरल मर्चेंट्स बिगैन टू मेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स टू प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट्स दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन आर्टिसनल इंडस्ट्री, तो वो भी एग्जामिनर को समझ आ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, और उसे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कंडेंस भी कर सकते हो। तो एडल्ट्रेशन ऑफ इंडियन आर्टिफैक्ट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ये पॉइंट भी आपने लिख दिया। अब ये पॉइंट जब आपने फैक्टर्स बता दिए डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री के पीछे के, उसके बाद अब आपने बताना है कि रूरल इकोनॉमी को किस तरह से उसने क्रिपल किया, उसके लिए आपको एक कनेक्टिंग लाइन लिखनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स क्योंकि डायरेक्टिव हमारा यहाँ पे एग्जामिन भी है, तो हम अपने इस कनेक्टिंग लाइन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करेंगे कि जिससे ये प्रतीत हो कि हम एग्जामिन कर रहे हैं कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे। अब एग्जामिन जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अगर हमारा आंसर स्टैटिस्टिक्स इसमें होने चाहिए, ठीक है, तभी एग्जामिन जो है अच्छी एग्जामिनेशन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही होती है। लेकिन क्योंकि एग्जाम में ऐसी स्टैटिस्टिक्स खासकर हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में याद नहीं आती, तो हमने प्रैक्टिकल अप्रोच में चलना है, हमने अपने आंसर में वर्ड ऐसे यूज करने हैं कि स्टैटिस्टिक्स ना यूज करते हुए भी एग्जामिनर को लगे कि हम स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने कनेक्टिंग लाइन में लिखना है दैट बीइंग डीपली इंटरट्वाइंड विद एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया द डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड रूरल इकोनॉमी एज वेल, दिस कैन बी एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है। आपने कनेक्टिंग लाइन में वर्ड यूज कर लिया एग्जामिन, और एग्जामिन आप किस में कर रहे हैं, इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो यहां से भी ये चीज क्लियर है दैट यू आर डूइंग जस्टिस विद द डायरेक्टिव, ठीक है। अब इसमें जो पहला पैरामीटर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल पैरामीटर बन सकता है, हमने एचडीआई भी पढ़ा था स्थापना में, तो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक पैरामीटर बन रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक पैरामीटर बन सकता है। तो यहाँ पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट को और अंडर एम्प्लॉयमेंट को एक पैरामीटर बना दिया, और इसमें हमने लिखा दैट व्हेन द ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री डिक्लाइंड द अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस टर्न्ड टू एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट, दिस लेड टू द ओवरक्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर
लीडिंग टू द disguised unemployment in this sector. ठीक है, and therefore the overcrowding of agriculture coupled with exploitative revenue settlements created a situation wherein there were too many mouths to feed with too little grains. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये थर्ड पॉइंट जो कि हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है सिर्फ इतना भी लिखते हैं तो ये पॉइंट आपका जस्टिफाइड होगा. ठीक है, तो टू कंडेंस योर आंसर यू कैन यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, यू कैन shorten the all these points to some extent. इसके बाद हम uncertainty in farm laborers के बारे में लिखेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या था that before colonization artisans would also serve as farm laborers, but after being thrown out of artisan job they had to turn to cotton or jute mills nearby. इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ regions में a sudden increase of demand was witnessed in terms of labor, due to which द सप्लाई ऑफ लेबर फॉर एग्रीकल्चर वॉज अनसर्टेन. ठीक है, अब क्योंकि ये एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व थे तो अगर एकदम से डिमांड फैक्ट्रीज या मिल्स की बढ़ गई तो जो आर्टिसंस जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अभी इन्हीं फैक्ट्रीज में काम करेंगे, तो एग्रीकल्चर को जो लेबर चाहिए वो उसको मिल नहीं पाएगी. ठीक है, और इस वजह से एग्रीकल्चर के लिए लेबर जो है वो अनसर्टेन हो गई. ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइंड इन इंडिया एंड इन इट्स हिस्ट्री ऑफ सेवरल थाउजेंड ईयर्स इंडिया बिगैन टू विटनेस फैमिन्स. ब्रैकेट में यू कैन मेंशन सर्टन ईयर्स जहां पे फैमिन, बहुत सीवियर फैमिन ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है, ये आपका होमवर्क है एंड फॉर प्रीलिम्स यू हैव टू नो सर्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिन्स, तो आप उसका ब्रैकेट में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये प्रीलिम्स का ही फैक्ट है. ठीक है, इसके बाद राइज ऑफ कैश इकोनॉमी वाला पॉइंट भी हमें लिखना चाहिए. तो उसमें वी कैन राइट दैट बिफोर द ब्रिटिश ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी लार्जली सर्वाइव्ड ऑन बार्टर सिस्टम. The grains were exchanged for handicrafts, but with the proliferation of British machine-made goods, this barter system began to be deteriorated and dependence on cash increased. ठीक है, अब कैश बढ़ गया, आर्टिसंस के पास तो कैश है नहीं, ऊपर से उनका प्रोडक्ट कोई खरीद भी नहीं लिया तो वो कैश लेंगे कहाँ से. एज ए रिजल्ट द फार्मर्स एंड आर्टिसंस दे हैड टू टर्न टू मनी लेंडर्स which exploited them and threw them into poverty and ultimately crippled rural economy. ठीक है, तो पैरामीटर्स कौन से हमने लिए? अनएम्प्लॉयमेंट एक पैरामीटर बना, सप्लाई ऑफ लेबर एक पैरामीटर बना और राइज ऑफ कैश इकोनॉमी, ठीक है, वो एक पैरामीटर बना. और इन पैरामीटर्स के ऊपर हमने एग्जामिन किया कि डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री का इंपैक्ट रूरल इकोनॉमी पे क्या पड़ा, और इसके बेसिस पे अब हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्रेंस दे रहे हैं जो कि हम कंक्लूजन में इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो इसमें वी कैन राइट दैट अमिड्स दीज फैक्टर्स it can very well be inferred that the decline of traditional artisanal industry in colonial India generated such conditions for rural economy. ब्रैकेट में वो क्या conditions थी उनको आप mention कर सकते हैं, जैसे कि frequent famine, underemployment, dependence over cash economy, etc. that led to its eventual failures. The ramifications of this to some extent are visible even to this day, and rural economy is still not self-sufficient as it used to be before the British. ठीक है, ये हमने थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आंसर दे दिया यहाँ पे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं. एट टाइम्स द एग्जामिनर अप्रिशिएट्स अ फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव. ठीक है, कंक्लूजन देते वक्त आपने बता दिया कि तब ये प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी क्रिपल हो गई और आज तक इतना गहरा उसका प्रभाव है कि आज हम इससे जूझ रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ लिखने से आप अपने आंसर को एक क्लोजर दे सकते हैं. इसमें आपने हाउ बता के प्रोसेस बता दिया, और प्रोसेस क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, ये किस तरह से हुई आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया. इसकी वजह से क्या ऐसी पैरामीटर्स या क्या ऐसी कंडीशंस जनरेट हुई? अनएम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेन लेबर फोर्स और राइज ऑफ कैश इकोनॉमी. इन तीन पैरामीटर्स की वजह से ऐसा क्या हुआ कि इंडियन रूरल इकोनॉमी जो है वो क्रिपल हो गई. तो ऐसा आपने इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस किया है और इसमें आपको सफिशिएंट मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे. तो अभी पेन्स उठाइए अपने और इस आंसर को ट्राई कीजिए लिखने का. एंड इफ़ यू वांट टू शेयर योर आंसर्स यू कैन ड्रॉप अस अ मेल एट hello@civil-star.com. ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल का अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है. अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें जो आपकी तैयारी में और भी अच्छे से आपको हेल्प कर सके, तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कीजिए hello@civil-star.com पे, or you can give us a call at this number, that is 8146207241. And also friends, हम अपने फ्री कंटेंट को टेलीग्राम के ऊपर रेगुलरली शेयर करते हैं. तो जो पीडीएफ्स आपको चाहिए वो टेलीग्राम पे आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, एंड यू कैन एक्सेस पीडीएफ देयर. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट है जहां पे हमने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया है. उस लिंक पे क्लिक करने से आपको मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे जीएस के क्वेश्चंस जो हैं उनके वीडियो लेक्चर्स और उनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो अभी तक हमने डिस्कस आपके साथ किए हैं. और आने वाले टाइम में जितने हम ऐसे लेक्चर्स डिस्कस करेंगे वो एक ही जगह पे वो सारे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके सामने होंगे. ठीक है, तो डू चेक आउट दैट लिंक एज वेल. क्रिएट योर स्टूडेंट आईडी ऑन अवर वेबसाइट, और आप उस कोर्स में फ्री कोर्स है वो
उसमें एनरोल करके यू कैन गेन एक्सेस टू ऑल द प्रयास लेक्चर्स ऑफ प्रीवियस ईयर मेन्स आंसर राइटिंग, right? So with that, friends, I wish you all the best for your exam. Keep practicing, stay confident. अब less than 9 months are left, so it's time to shift your preparation to the next level. तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स अब लगाने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.